क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। हम बचपन से टर्म सुनते हुए आ रहे हैं इक्वालिटी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक गार्डन है बहुत ही खूबसूरत, वहां पर अलग अलग फूल खिल रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई रेड कोई ब्लू कोई येलो, अलग अलग कलर्स के अलग अलग साइज के वहां पर हमें फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लेकिन एक बहुत ही प्यारी बात है, हर एक फ्लावर को, हर एक प्लांट को इक्वल सनलाइट और इक्वल वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भेदभाव नहीं हो रहा। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक पेड़, हर एक फ्लावर डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। गार्डन को एक जैसे बनाने की कोशिश नहीं करी जा रही है। हर एक किसी की यूनिक आइडेंटिटी को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और अप्रिशिएट भी करा जा रहा है, लेकिन सबको इक्वल चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं। यहां पर हम बात गार्डन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी दुनिया की, अपनी सोसाइटी की। हमें सोसाइटी को बस इस गार्डन की तरह खूबसूरत बनाना है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि हर कोई डिफरेंट है, लेकिन इसके बाद भी हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, किसी को भी फेवर नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब कुछ एक जैसा कर दो, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इक्वालिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 11th रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, इक्वालिटी। तो सबसे पहला तो सवाल ही यही आता है कि इक्वालिटी इतनी बड़ी डील क्यों है, हम बार बार इसकी बात क्यों करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही पावरफुल चीज है। ये कोई एक सिंपल सा थॉट नहीं है कि अरे सब इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा थॉट नहीं है। थॉट होने के साथ साथ एक ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, एक आइडिया है जिसे हम दिल से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि एक सोसाइटी को कैसे फॉर्म करना चाहिए, तो इक्वालिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बिना एक खूबसूरत दुनिया बनाना बहुत मुश्किल है, या फिर आप बोल दीजिए कि इम्पॉसिबल है। कोर आइडिया, इसके पीछे मेन आइडिया क्या है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी इंसान हैं, हम सब इक्वल वर्थ के हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर कोई डिजर्व करता है कि हमें इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। और इसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, क्यों सबको हम इक्वली ट्रीट करें? इसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। हम सब इंसान है, ह्यूमैनिटी का हम पार्ट है। तो हम किसी भी रेस को बिलोंग करते हो, किसी भी कलर, किसी भी जेंडर, किसी भी नेशनैलिटी के हो, हमें सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना चाहिए और सबको इक्वल रिस्पेक्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हम इंसानों की यहाँ पर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। एक एनालॉजी से इसे समझने की कोशिश करिए, एक एग्जांपल के थ्रू, कि समझ लीजिए कि इक्वालिटी एक यूनिवर्सल मेंबरशिप है। मतलब आपको एक मेंबरशिप का कार्ड दे दिया गया है और इसके थ्रू भाई आपको फुल रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आप कहीं भी रहते हो, कैसे भी रहते हो, कोई भी जेंडर आपका हो, लेकिन ये आपके एक मेंबरशिप का कार्ड है। तो इक्वालिटी बस यही काम करता है, सबको एक इक्वल स्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है कि बेसिक रिस्पेक्ट तो सबको मिलना चाहिए। अब ये इक्वालिटी कोई नई नई चीज नहीं है यार, ये हमारी हिस्ट्री में बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर हम बहुत पुरानी बैटल्स की भी बात करते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर और अभी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की बात करते हैं, मतलब फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, इंडिया जैसी कंट्री जो गुलाम थी ब्रिटिश की, और अलग अलग कंट्रीज ने बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया है, तो हमने अपनी आजादी के लिए लड़ाई करी है। तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में भी हर जगह आप देखेंगे तो हमने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की बात करी है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए और हमें फ्रेटर्निटी चाहिए। ये लाइन आपने पहले भी कहीं सुनी होगी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मीनिंग तो हम सबको पता है, इक्वालिटी का भी हम सबको पता है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ना पता हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मीनिंग में डाल दूंगा, बट एक होमवर्क दे रहा हूं, इससे मुझे भी आइडिया लगता है कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलता है। आज के समय की बात करते हैं तो भाई वाइडली एक्सेप्टेड है, हर कोई बोलता है कि इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है भाई कि बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है।
आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो साफ साफ इक्वालिटी की बात वहां पर करी गई है ना। जैसे कि हमारी कंट्री की भी हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अब एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स निकल कर आता है। यहां पर पैराडॉक्स का मतलब वो सिंगर नहीं है। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन, वो स्टेटमेंट जो हमें एकदम इम्पॉसिबल या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, लेकिन जब गहराई से उसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक डीपर ट्रुथ हमारे सामने आता है। एक एग्जाम्पल सुनिए। इक्वालिटी लाने के लिए हमें हर किसी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो जो गरीब हैं उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली हम उन्हें अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन यही करके तो इक्वालिटी आएगी। एक और लाइन ले लीजिए, लेस इज मोर। सुनने में वियर्ड लग रहा है लेस इज मोर, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो सही बात है। अगर आप एक ग्रेटफुल जिंदगी जी रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, जो है वही इनफ है, बहुत ज्यादा है। तो लेस इज मोर का भी एक डीप मीनिंग है। तो वही हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा ऐसा बिग पैराडॉक्स है जो आ रहा है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे वियर्ड थिंग यही है यार कि हर कोई एक्सेप्ट करता है कि भाई इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके बाद भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चीज हमें क्या देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी। आ गया एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जैसे ग्लोबल गैप्स। भाई अगर हम पूरे दुनिया के सिर्फ 50 सबसे रईस लोगों को पकड़ लेते हैं ना, तो ये मालूम है आपको किससे ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, किससे ज्यादा इन लोग रईस हैं, दुनिया के 400 मिलियन सबसे गरीब लोगों से। मतलब सिर्फ 50 लोगों की वेल्थ 400 मिलियन सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है। मतलब इनकी इनकम इन लोगों की इनकम के बराबर। मतलब देखिए, आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए। और जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, मतलब बराबर नहीं, आप यही समझ लीजिए कि मतलब ज्यादा है। कितना, मुझे तो दर्द हो गया ये लाइन पढ़ाते पढ़ाते। फिर नेशनल डिस्पैरिटीज, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। आपने नोटिस करा होगा, बड़े बड़े घर रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े घर के आजू बाजू हमें क्या, झुग्गी झोपड़ियां वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए, तो आपको इंडिया में ही बहुत डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी। रईस भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। से वही दिया हुआ है, लग्जरी हाउस के आजू बाजू ही स्लम्स देखने को मिल जाएंगे। टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज स्कूल्स के आजू बाजू आपको ऐसे स्कूल भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता, टॉयलेट वगैरह भी साफ सुथरी नहीं है या फिर है ही नहीं। तो बहुत चीजें यहाँ पर बदल जाती हैं। अर्बन और रूरल फैमिली, गांव शहर के लोगों की बात कर लीजिए, उनमें भी बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर अभी इलेक्ट्रिसिटी ही ढंग से नहीं पहुंच पाई है, पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है। तो भाई ये बहुत टेंशन वाली बात है यार। अब यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये डिफरेंसेस क्यों है? क्या टैलेंट की कमी है? क्या ये होना चाहिए, ये सही चीज है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, या फिर ये गलत चीज है? ये कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये सोसाइटी के कारण है, क्या ये अनफेयर रूल्स के कारण है, या फिर टैलेंट के कारण है? और यही सारे क्वेश्चनों को हम इस चैप्टर में देखते हैं। हमारी पॉलिटिकल थ्योरी बुक में यही हमारा इक्वालिटी एक सेंटर पॉइंट बनकर आता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आंसर करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि इक्वालिटी एग्जैक्टली है क्या? तो भाई बात वही है कि हर किसी को हमें एक सिमिलर रिस्पेक्ट देना चाहिए, भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन यहीं पर वो ट्रिकी पार्ट आता है जो स्टार्टिंग में गार्डन के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि सबको इक्वल ट्रीट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हर चीज एकदम आइडेंटिकल है, कि मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करना है इसका मतलब नहीं होता है। देखते हैं कहां पर डिफरेंसेस ओके हैं और कहां पर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, इक्वालिटी लाने के लिए शायद हमें अलग अलग ट्रीटमेंट लोगों को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहां पर डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल है हम वो देखते हैं। सोसाइटी में हमें डिवीजन ऑफ वर्क चाहिए। हर कोई सेम काम नहीं कर सकता, कोई अलग काम करेगा, कोई अलग काम करेगा। अब जैसे आप काम करेंगे भाई, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड, पैसे वगैरह मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पर आपको करना पड़ेगी, उनको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लेबर वर्क कर रहा है तो पैसा भी कम मिलेगा और हो सकता है सोसाइटी रिस्पेक्ट भी कम दे। तो ये जो सोसाइटी रिस्पेक्ट कम देती है, गलत ट्रीटमेंट देती है, इससे हमें डील करना है। लेकिन अब आप ये बोलने लग जाओ कि इनको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना प्राइम मिनिस्टर को या फिर कोई बिजनेसमैन को मिल रहा है, तो वो चीज फिर राइट नहीं है, क्योंकि उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं बोला जाता है। आगे अभी हम देखेंगे। तो भाई जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से आपको स्टेटस या फिर रिवॉर्ड मिलेगा।
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑब्वियसली स्टेटस ऊपर रहेगा और वर्कर्स का नीचे रहेगा, वही एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इतना ही नहीं, पर्सनल चॉइसेस और टैलेंट्स भी तो होते हैं ना। मेरा मन मुझे क्या करना है, हो सकता है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं या फिर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो आप भी अपनी फील्ड चूज करेंगे तो उस हिसाब से रिवॉर्ड या फिर स्टेटस आपको मिलेगा। तो इससे जो मेन हम चीज समझ सकते हैं वो ये है कि हमें डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं करना है। ये नहीं करना है कि जितने भी डिफरेंसेस सोसाइटी में उनको खत्म कर दो, लेकिन हमें डिफरेंसेस कहां के खत्म करने हैं, जो अनफेयर स्टार्टिंग लाइंस हैं। मतलब एक कोई है जो लेबर बना हुआ है, एक कोई है जो साइंटिस्ट बना हुआ है। अगर ये अपनी अपनी मर्जी से बने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसलिए बने हैं क्योंकि एक को बहुत अच्छा पढ़ने लिखने का मौका मिल गया, एक को स्कूल जाने का ही मौका मिला, तो ये फिर चीज है जिसको हमें मिटाना है। मतलब एटलीस्ट जो स्टार्टिंग लाइन है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इंडिया में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस समय ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे होंगे? उनके पास इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, वो कैसे देखेंगे? तो बात वही है, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, जितनी चीजें हमें मिली हैं सबको नहीं मिलती हैं। अच्छा, अब कौन सा है जो अनएक्सेप्टेबल है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो पहला यही है भाई कि अगर आप लोगों को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें गलत तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इसके पीछे रीजन आप क्या दे रहे हैं कि भाई आप यहां पैदा हुए इसलिए आपको ऐसे ट्रीट करा जा रहा है, आप तो इस कास्ट को बिलोंग करते हैं इसलिए आपको ऐसे ट्रीट करा जा रहा है, या फिर आपके सोशल सर्कमस्टेंसेस के कारण। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या फिर एरिया में हो गए, कोई अगर स्लम में पैदा हुआ है तो क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सोसाइटी में देखा होगा लोगों का बात करने का लहजा बदल जाता है। किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो बोलेंगे डॉक्टर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। किसी सब्जी वाले से बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ठेला हटा यहां से। तो आप देखते हैं कि बात करने का तरीका लोगों का कितना बदल जाता है। हम बहुत दोगले इंसान हैं, हम इक्वालिटी खुद नहीं फॉलो करते, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई हमें रिस्पेक्ट दे। दुनिया ऐसी नहीं चलती। आप हमने पढ़ा हुआ है, हमने कांत जी की फिलॉसफी पढ़ी हुई है, पुराने चैप्टर्स में हमने देखा हुआ है, लोगों को वैसे ही ट्रीट करिए जैसा आप खुद को ट्रीट होते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर आप में से भी कोई जाने अनजाने में गलती कर देता है, बिल्कुल भी मत करिए। अच्छा, अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अब ये हमारा गोल है भाई, यही हमारा गोल है। हमारा गोल ये है कि एवरीवन, जितने भी इंसान हैं, उनके पास सेम राइट्स। अगर मेरे पास फ्रीडम का राइट है तो आपके पास भी होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी भी चीज में, अगर मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, तो वही रिसोर्सेस आपको भी मिलना चाहिए कि आप भी उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो अपनी स्किल को डेवलप करने की, अपनी चाहते हैं, अपनी एम्बिशन को डेवलप करने की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको मिलना चाहिए। एक अनइक्वल सोसाइटी वो होती है यार जहां पर लोगों के पास बेसिक नीड्स ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हेल्थ केयर ही नहीं है, सेफ हाउसिंग ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई का मौका ही नहीं है। ये जब चीजें होती है ना, तो ये चीजें सही नहीं है। तो यहां पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, डिफरेंसेस को मिटाने की बात नहीं करते हैं। अब नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी, कुछ नेचुरल होती है, कुछ सोसाइटी क्रिएट करती है, उन्हें हम देखते हैं। इन दो टाइप्स में हम देखते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं वो कई बार इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला निकल कर आता है हमारा नेचुरल इनइक्वालिटीज, वो डिफरेंसेस जो हमारी कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स के हिसाब से रहते हैं। जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो नेचुरली ही फिट रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो बहुत एथलेटिक है या कुछ कर पा रहे हैं। कुछ लोग आईक्यू, हमारे जीन से बहुत इसका लेना देना है, हो सकता है किसी का आईक्यू ज्यादा हो, किसी का कम हो, तो बहुत चीजें हो सकती है। हो सकता है कोई पैदा ही ऐसा हुआ है जहां से कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम है, तो ये फिर नेचुरल चीज है, यहाँ पर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखिए। तो पुराने समय में ट्रेडिशनल अगर हम थिंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पुराने समय से मतलब ओल्ड थिंकिंग की है, तो यही बोला जाता है कि भाई ये अनचेंजेबल है, इन्हें चेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन इस पे भी अभी आगे हम थोड़ा डिस्कशन और करेंगे। फिर सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी, आप अगर सोसाइटी में अनइक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आप ऊपर आते हो, आप नीचे आते हो, मेल आगे हैं, फीमेल पीछे हैं, तो फिर तो भाई ये सोसाइटी का क्रिएट करा हुआ है, ये नेचुरल बिल्कुल भी कहीं से नहीं है। यहां पर एक बहुत खतरनाक फ्लॉ निकल कर आता है। ये फ्लॉ क्या है? क्या एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं? चलिए हम देखते हैं। वो ये है कि भाई जो डिस्टिंक्शन है, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो बहुत ही ब्लरी है, बहुत ही ब्लरी है। कैसे ब्लरी है इसको समझने की कोशिश करना। पुराने समय में जो अनफेयर सोशल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती की प्रथा, कि सीधे जला दिया जाता था,
या फिर अगर हम डाउरी की बात कर लेते हैं, हम स्लेवरी की बात कर लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्लेवरी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल निकल कर आता है। क्या आप बोल रहे हैं कोई ऊपर है कोई नीचे गुलाम बना हुआ है, तो इन्हें ना जस्टिफाई कर दिया जाता था, विमेन मैन से नीचे इन्हें जस्टिफाई कर दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि ये नेचुरल है, मतलब जो मैन है वो तो विमेन से ऊपर ही है, मतलब ये प्रूव कर दिया जाता था कि दिमाग अगर आप देखेंगे तो जो मेल्स है उनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो ऐसी गलत गलत वैल्यू सिस्टम, गलत गलत धारणाएं भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती थी। जैसे एग्जांपल वही है, विमेन को एक वीकर सेक्स बोल देना, या बोल देना कि कुछ रेसेस, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। पहले ये चलता था कि जो व्हाइट पीपल है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो गॉड के ज्यादा फेवरेट होते हैं, कुछ भी बातें करना कुछ भी करना। तो क्या नेचुरल है, क्या सोसाइटी ने बनाया, इसमें भी बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन कई बार नहीं हो पाता है। सोसाइटी इसमें भी बहुत दिक्कतें क्रिएट कर देती है। तो ये तो अब हमने पुरानी बात कर ली, हमने देखा कि नेचुरल में जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो ये बोलती है कि चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम देखते हैं कि मॉडर्न व्यू, आज के समय का व्यू उसमें क्या बोलता है। आज हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारी इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट कर पाए, खास तौर पर वो जो फैमिली या फिर ऐसी सिचुएशन से बनती हैं, जैसे कि एक इंसान कहां पर पैदा हुआ या फिर कैसे उसको दिक्कतें दे रही है सोसाइटी, इन चीजों को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है तो वहां पर फिर हम इंटरफेयर नहीं करते, वहां पर फिर हम एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल निकल कर आता है, आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कोई अगर ऐसा है जिसे डिसेबिलिटीज है, कोई चल नहीं पाता, अगर कोई देख नहीं पाता, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन्हें आपको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, इनको मदद देना पड़ेगी, और हो सकता है आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देना पड़े, सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़े, है ना। तो बात वही है, आज के समय हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो आज के समय यही आया है कि बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे हैं जिन्हें ठीक नहीं करा जा सकता। स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर मेन एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। इन्हें एएलएस नाम की एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था इन्हें, तो ये चल वगैरह नहीं पाते थे, कि मसल वगैरह सिस्टम काम नहीं करता था, पैरालिसिस आ गया था। इतने इंटेलिजेंट ये पूछिए मत, अगर आप इनकी बुक्स पढ़ लेंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप पढ़ें। तो उसके बाद भी आप देखिए इनको हम बहुत ठीक नहीं कर पाए, इनकी बीमारी का हम कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें ठीक नहीं करा जा सकता। तो मॉडर्न व्यू भी यही है कि भाई हर चीजों को चेंज नहीं करा जा सकता, कुछ चीजें तो वैसे ही रहेंगी, तो हमें चीजों को ठीक करना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो ठीक करने का मतलब क्या हुआ, उन्हें और अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अब इक्वालिटी के ना 3 डायमेंशंस निकल के आते हैं, कि अगर आप ट्रू इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो ये 3 एरियाज हैं जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। पहला आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सबको इक्वल सिटीजनशिप देना है, कि जितने भी मेंबर स्टेट के जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, सब इक्वल है। इतना ही नहीं, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बेसिक लीगल, जो भी लीगल राइट्स हैं वो सबके पास होना चाहिए, हर कोई स्टेट के किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर पाए, है ना। राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, एक्सप्रेशन करने का फ्रीडम होना चाहिए, हम मूवमेंट कर पाए, एसोसिएशन फॉर्म कर पाए, अपनी आवाज उठा पाए, कोई भी अपना बिलीफ हम रख पाए, कोई हमें अपना खुद का बिलीफ ना थोपे। ये सारे हमारे पॉलिटिकल उसमें आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल उसमें कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, पॉलिटिकल और लीगल, लीगल मतलब जो भी लॉ रिलेटेड आपके इक्वालिटी है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल राइट है लेकिन आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, सोसाइटी आपकी इज्जत नहीं कर रही, तो आप क्या कर लेंगे पॉलिटिकल राइट का। तो भाई सोशल इकोनॉमिक उसमें भी राइट्स वगैरह होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो वही यहां पर दिया हुआ है कि सोशल इकोनॉमिक स्पेयर्स में भाई इनइक्वालिटी है, इसलिए लोग बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब वही कि सबका एक सेम लेवल का स्टार्ट होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलना चाहिए। तो पहला तो पॉलिटिकल आ गया। दूसरा हमारा निकल कर आता है सोशल इक्वालिटी। चलो इसको हम देखते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को पुश करेगी, वीडियो रैंक करेगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है। चैनल अंडररेटेड है, इसको आपको बहुत सपोर्ट करना है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो, और जब वीडियो आप पूरी देख ले तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर से करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स या फिर जितने भी कम्युनिटीज हैं उन सभी को फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, सोसाइटी का कोई भी फायदा उठाना आता है, कि मतलब सोसाइटी में जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी रिसोर्सेस है,
कुछ भी हो, सबको इक्वल मिलना चाहिए। सोसाइटी में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो भाई सोशल इक्वालिटी लाने का सोल्यूशन क्या है? इसका यही है कि मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ जो हैं वो सभी के लिए गारंटीड होना चाहिए। जैसे कि हेल्थ केयर, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन हो गया, मिनिमम वेजेस हो गया। मतलब से कोई अगर बहुत गरीब वगैरह है तो आप उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दीजिए, तो कम से कम बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी हो पाए। अगर हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में क्या है, तो भाई हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे विमेन के इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स वगैरह नहीं होते। पुराने जमाने में आपने चीज नोटिस करी होगी कि प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, मतलब डॉटर्स वगैरह को प्रॉपर्टी वगैरह का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। आज भी बहुत सारी जगहों पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ स्टेप्स वगैरह लिए, तो ये है। फिर कास्ट वगैरह का आप इंडिया में देखते हैं, बहुत देखने को मिलता है। विमेन को आज भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो जितने भी स्टेट या फिर सोशल ग्रुप है, मतलब हमारी गवर्नमेंट हो गई और हमारे जितने भी ग्रुप्स वगैरह अच्छा काम जो करते हैं, इनको साथ में आकर ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह निपटाना चाहिए और इक्वल एक्सेस प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। नाम से ही मालूम चल रहा है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम, इसमें जितने भी बहुत इनइक्वालिटी वगैरह है उसको रिमूव करने का काम करना चाहिए, एटलीस्ट उसको मिनिमाइज तो करना ही चाहिए। अब यहां पर डेंजर जोन की बात करी जा रही है। देखिए भाई, एब्सोल्यूट वेल्थ इक्वालिटी तो रेयर है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भी 50 रुपए, मेरे पास भी 50 रुपए, पूरी दुनिया के पास 50 रुपए। इतनी इक्वालिटी वेल्थ में लाना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब इनइक्वालिटीज खिंचती चली जाती हैं, इंट्रेंस्ड का मतलब ही यही होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही डीपली एस्टेब्लिश्ड है, मतलब उसको एकदम आसानी से चेंज नहीं करा जा सकता। आपने नोटिस करा है, आपकी अगर सिटी में आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर अगर कोई बहुत रईस फैमिली है, तो आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे कि इनके दादा के दादा ने ये काम किया था, तो वही रईसी आगे बढ़ती जा रही है। और आपके आसपास कोई ना कोई लोकेलिटी में बहुत गरीब फैमिली भी होगी, आप उनको नोटिस करेंगे तो आपके घर वाले बताएंगे कि यार इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे और ये लंबे समय से इनकी गरीबी चली आ रही है। तो ये चीज है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक हो जाती है कि जनरेशन पर जनरेशन बदलती जा रही है, लेकिन ये चीज नहीं बदल रही। जो वेल्दी क्लासेस हैं वो अपनी पावर बनाए रखती हैं, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत डीप डिवीजन हो जाता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। लोगों को गुस्सा आने लगता है, रिसेंटमेंट वगैरह भी आने लगता है, लोग बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लोग बहुत कई बार सौरो भी फील करेंगे, खुद के लिए सेल्फ पिटी आ जाता है कि भाई ये सब चीजें सही नहीं है ना। और एक बार ये सारी चीजें हो गई ना, तो इगैलिटेरियन मतलब होता है इक्वल। तो इक्वालिटी रिलेटेड चीजें फिर सोसाइटी में नहीं आ पाती, क्योंकि फिर ये डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, तो सोसाइटी बहुत फिर दिक्कत में आने लग जाती है। तो ये चीजों को ठीक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इनइक्वालिटी में ना अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, 11th 12th कॉलेज हर जगह आप सुनेंगे, सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियाज, प्रिंसिपल्स। जैसे गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, है ना। हम 12th क्लास में देखेंगे जो यूएसएसआर बना था एक, तो यूएसएसआर सोशलिज्म, कम्युनिज्म फॉलो करता था। यूएसए के दोस्त वगैरह जितने थे वो कैपिटलिज्म फॉलो करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करते थे। तो सेट ऑफ आइडियाज हो गए, बिलीव्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, इनसे आइडियोलॉजी बनती है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग थिंकर्स रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं। हम देखते हैं कि भाई इन लोगों ने इक्वालिटी के लिए क्या किया या फिर ये क्या सोचते थे। तो देखो, सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रूट प्रॉब्लम क्या है जिससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले फेमिनिज्म की बात करते हैं, आप सबने सुना होगा। इसका रूट कॉज क्या है इनइक्वालिटी का, पैट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जहां पर आप देखते हैं कि भाई मेल डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में एक किस्सा आपको देखने को मिलेगा। आप इसके छोटे छोटे एग्जांपल देख लीजिए। बहुत सारे फैमिली वाले ऐसे होंगे जहां पर आपकी जो मदर है वो आपके फादर का नाम नहीं लेती होंगी, कि नहीं नाम नहीं लेना। आपके फादर ही डिसाइड करते होंगे कि आप लोग कब ट्रिप पर जाएंगे, कब आप लोग क्या करेंगे। आपकी मदर कोई भी खुद डिसीजन नहीं लेती होंगी। ये सोसाइटी में आपको बहुत देखने को मिलेगा। हेड ऑफ द फैमिली या तो आपके फादर रहेंगे या फिर आपके ग्रैंडफादर रहेंगे। तो ये एक चीज है जो इंडिया में और बहुत सारी सोसाइटीज में, पूरी दुनिया भर में ये चीज कॉमन है। हमें बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देखने को मिलती है। एक ऐसा सिस्टम जो मैन को ज्यादा वैल्यू करता है, और जो भी रोल वगैरह है वो जेंडर के उस पर डिटरमाइन करता है। ये बहुत डीप पॉइंट है, इसको समझिए। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है। कोई है जो बायोलॉजिकली दूसरे से डिफरेंट है,
मतलब हो सकता है आप मेल होंगे या फिर आप फीमेल होंगे, आप अलग अलग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ पैदा होते हैं, हमारा सेम बॉडी नहीं होता, लेकिन इसको हम जेंडर नहीं बोलते। जेंडर मतलब क्या होता है? जेंडर सोसाइटी ने बनाया है कि किसे कैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब एक लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको बुलंद रहना चाहिए, उसको नेल पेंट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, उसे लड़कों वाले गेम नहीं खेलना चाहिए, उसे अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। आप उन्हें बारबी डॉल पकड़ा देते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि नहीं 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 ये काम वगैरह आपको नहीं करना है, कंडीशनिंग करते हैं आप। ये कंडीशनिंग होती है कि ये बिहेवियर एक लड़के का होना चाहिए, ये बिहेवियर एक लड़की का होना चाहिए। अगर कोई लड़का लड़की जैसे बिहेव करता है, कोई लड़की कोई लड़के जैसी बिहेव करती है, तो सोसाइटी वाले उन्हें बुली करने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कह रहे तुम तो बहुत बेकार हरकतें कर रहे हो। तो ये यही है कि सोसाइटी हमारे बहुत अलग अलग तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो यहाँ जेंडर पर फोकस कर दिया जाता है, सिर्फ सेक्स पर नहीं किया जाता, जेंडर पर भी फोकस कर दिया जाता है कि आप जैसे बिहेव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी वही डिटरमाइन करेगा कि सोसाइटी में आपकी क्या वैल्यू या क्या रोल होने वाला है। इसको कैसे निपटाया जा सकता है? हमें जेंडर इनइक्वालिटीज को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। और हमें भाई सीधी बात है कि विमेन वगैरह को भी इज्जत देना पड़ेगी। आप ये पब्लिक प्राइवेट वाला काम नहीं कर सकते कि विमेन से प्राइवेट मतलब घर का काम करेंगी, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना घर संभालिए। नहीं नहीं नहीं, पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको देना पड़ेंगी। इसके बाद मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स आप लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ेंगे, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये प्राइवेट ओनरशिप के खिलाफ है। इनका कहना है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां पर थोड़े समय के लिए गवर्नमेंट सब कुछ ओन करेगी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इक्वालिटी लेकर आएगी, और जब सोसाइटी इक्वल हो जाएगी तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं है। ये बहुत डीप है, अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि 11th में आपके सिलेबस में नहीं, कॉलेज में बहुत डीप उसमें आप इसको पढ़ेंगे। अभी जो आपके सिलेबस में उसको समझते हैं। यहां पर रूट कॉज क्या है भाई? सीधी बात है, प्राइवेट ओनरशिप हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस में थोड़ी थोड़ी जगहों पर इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंड हो गया, ऑयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कौन ओन करेगा, किसका कितना रोल रहेगा, वो ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो प्राइवेट ओनरशिप है ना, ये पॉलिटिकल पावर सिर्फ वेल्दी ओनर्स को दे देती है। जिसके पास ज्यादा पैसा वगैरह उनके पास ज्यादा पावर आ जाएगी। ये चीज सही नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें लोगों को एक अच्छा रिसोर्सफुल सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगी जहां पर वो आगे ग्रो कर सके। तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ प्रॉपर्टी में, और धीरे धीरे इक्वालिटी लाने में स्टेट को, गवर्नमेंट को रोल बहुत बड़ा प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन वगैरह को सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब सीधी बात है, प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक की बात करी जाती है। कुछ है सब लोग उसको ओन करेंगे, कोई एक प्राइवेट वगैरह वाला काम मत करिए, इससे इनइक्वालिटी वगैरह बहुत फैलती है। फिर लिबरलिज्म, इसको भी देखते हैं। यहां पर भाई सीधी बात है कि सिर्फ इनइक्वालिटी अकेली एक चीज प्रॉब्लम नहीं है, जो अनजस्ट या फिर मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट, मतलब जो डीप रूटेड एक चेंज करने में मुश्किल जो इनइक्वालिटी है, ये हमें स्टॉप करती है इंडिविजुअल्स को डेवलप होने से। हम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाते। क्या बोला जा रहा है फिर से समझिए कि सिर्फ इनइक्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है, जो ये अनजस्ट मतलब जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इस अनफेयर तरीके से जो लंबे समय से खिंची आ रही इनइक्वालिटी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको हमें ठीक करना है। अच्छा, तो इसको कैसे ठीक करते हैं? इसको करने का एक तरीका है कि भाई जो कंपटीशन वगैरह है वो बहुत ही फेयर होना चाहिए, और जितना भी आप रिसोर्सेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या रिवॉर्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो बहुत एफिशिएंट वे में आपको करना चाहिए। यहां पर याद रखिए, जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल निकल कर आता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल होना चाहिए, और अगर कंपटीशन हो भी रहा है तो वह हेल्दी होना चाहिए। सोशलिज्म में क्या होता है कि इनइक्वालिटी जो रिप्रोड्यूस हो रही है, जो इनइक्वालिटी से बढ़ती चली जा रही है, जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब वही बात करी जा रही है। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, हम इन्हीं चीजों में सिमिलर बातें करते हैं। यही बात करी जा रही है कि जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही है, जो प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, फिर कैपिटलिज्म की मतलब हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है, कंपटीशन है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ज्यादा नहीं है,
इन्हीं चक्करों में इनइक्वालिटी वगैरह बढ़ती है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? हमें इनइक्वालिटी को अगर मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले तो रिसोर्सेस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत सही से करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? जब गवर्नमेंट एक सही रोल निभाएगी। गवर्नमेंट को हेल्थ एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, सबकी फिक्र करना पड़ेगा, वरना कैपिटलिज्म हमें खोखला कर देगा। ये सोशलिज्म का बोलना है। सोशलिज्म इज जस्ट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, तो ये सीधे सीधे उसके खिलाफ जाता है। लेकिन इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इंडिया में हम सोशलिज्म को कम्युनिज्म के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर लोहिया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के एक रिफॉर्मर रहे हैं, आप 12th में इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सोशलिज्म को एक अपनी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला था कि इनइक्वालिटीज ना 5 तरीके की होती है: जेंडर, स्किन कलर, कास्ट, कॉलोनियल रूल और इकोनॉमिक। तो इनका कहना था कि हमें इन 5 इनइक्वालिटी से साथ में लड़ना पड़ेगा। इन्हें एक समझने की गलती मत करिए, इन सबकी इंडिपेंडेंट रूट्स हैं, अलग अलग जड़ें, अलग अलग रीजन से हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, और इन सब से हमें साथ में लड़ने की जरूरत है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हल्का सा ऐसा है जो कंफ्यूजिंग लग सकता है, टर्म्स वगैरह हम भूल जाते हैं। तो ये आप एक बार देख लो, एक ये देख लो, उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद आधा ये यहाँ पे दिया हुआ है, आधे के बाद ये पूरा यहाँ पर हो रहा है, और फिर ये नीचे हमारे 2 निकल के आ रहे हैं। इसके बाद प्रमोटिंग इक्वालिटी, भाई कैसे प्रमोट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, हम देखते हैं। चलिए इसको हम ग्रेटर इक्वालिटी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आता है भाई एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। पहले तो फॉर्मल लेवल पर हमें कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं, है ना, कि भाई लीगल सिस्टम जो भी एक कंट्री का काम करने का तरीका है, वहां पर ही हम इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप पुराने हिस्ट्री के एग्जाम्पल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं या फिर कई जगहों पर ऐसे रूल्स रहे हैं जहां पर लीगल फॉर्म में ही इनइक्वालिटी रही है। इसका एग्जांपल स्लेव ट्रेड। स्लेव्स को ट्रेड करा जाता था तो उसको इलीगल नहीं माना जाता था, उसको लीगल माना जाता था। तो इन सारी चीजों को भी निपटाना जरूरी है। तो देखो फॉर्मल इक्वालिटी हम कैसे लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो उन चीजों को एंड करना पड़ेगा जहां पर फॉर्मल तरीके से इन चीजों को सपोर्ट किया जाता है। कोई भी ऐसा लीगल सिस्टम वगैरह है, कोई भी प्रिविलेज अगर दिया जा रहा है जो इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, उसको खत्म करिए। तो कोई भी ऐसे कस्टम्स या लॉज हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, जैसे गरीब लोगों को, विमेन को या लोअर कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट से रोकते हैं, तो ऐसी चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा। इसका सबसे सही एग्जांपल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बेसिस का कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हम अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत का हमारे यहाँ बहुत प्रचलन था, इसको भी हम सीधे सीधे अबॉलिश करते हैं। तो इंडिया में साफ साफ ये चीजें खत्म है, मतलब बोला गया है कि ये सब नहीं होना चाहिए। आज भी थोड़े बहुत लेवल पे दिखेगा, लेकिन इसमें से कुछ भी लीगल नहीं है कि आप करें, आपको खुली छूट दी गई है। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इनफैक्ट अगर किसी एसटी, एससी या किसी भी लोअर कास्ट जिसको सोसाइटी में कंसिडर करा जाता है, अगर आप उनको सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आपको सजा भी मिलेगी। तो इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये हमने पहले भी देख लिया, फिर से देख लेते हैं। भाई फॉर्मल इक्वालिटी तो नेसेसरी है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपको अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इक्वालिटी ला पाएंगे। जैसे वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए आपको अलग रैंप्स वगैरह बनाना पड़ेंगे, वो सीढ़ी वगैरह तो नहीं चढ़ सकते, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, आपको उनके लिए अलग कुछ करना पड़ेगा जिससे वो सारी चीजों को इक्वली एक्सेस कर पाए। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार, अगर किसी चलते नहीं बनता है तो उनके लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर आप इक्वालिटी कैसे लेकर आएंगे। विमेन, अगर विमेन लेट शिफ्ट में काम कर रही है तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ना, जिससे उनका इक्वल राइट टू वर्क अपहेल्ड रहे, मतलब वो बना रहे, कायम रहे। इनफैक्ट आपको उन पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको डील करना पड़ेगा। इसको इक्वालिटी का ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, मतलब इक्वालिटी को हार्म नहीं करा जा रहा है, वायलेट नहीं करा जा रहा है, इनफैक्ट उसका इनहेंसमेंट है। लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देकर हम इक्वालिटी को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको तबाह करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। अलग अलग फूल हैं तो सबको हम सेम पानी देंगे, हम सेम सनलाइट देंगे, लेकिन उनको सेम नहीं मानेंगे। जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से चेंजेस भी हम अडॉप्ट करेंगे। फिर तीसरा क्या आता है, अफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत पुराने समय से इनइक्वालिटी चल रही है, हम सबको पता है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जनरेशन पे जनरेशन बढ़ रहा है। तो गोल ये है कि भाई जो भी पास्ट में ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुआ है और जो भी लंबा ये एक सेग्रीगेशन वगैरह हुआ है,
सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करके रखना। आपने देखा हुआ है कि सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे, तो वही जो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जो टाइम के साथ बढ़ता चला गया है, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए, है ना, आप कुछ लोगों पे थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करिए, उन पे खर्चा करना जरूरी है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर रिजर्वेशन, आपने देखा होगा इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पास्ट में इतना परेशान किया गया कि अभी वो इक्वल स्टेज पर नहीं है, तो रिजर्वेशन देकर इन चीजों को ठीक करना जरूरी है, उसकी बात करी जा रही है। तो ये अच्छा, अब इससे पहले आप कमेंट में बोलो भैया रिजर्वेशन तो सही नहीं है, लेकिन आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। एज अ टीचर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करने नहीं आता हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे आप इन्फ्लुएंस हो। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप चीजों को क्वेश्चन करें और खुद एक कंक्लूजन पर निकले। मैं यहाँ पर सिर्फ वही आपको बताता हूं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अब रिजर्वेशन सही है नहीं है, मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताइएगा। और मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो हम इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गुरु भैया की बातों में आकर आप इन्फ्लुएंस हो। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आइडियाज किसी और पर ना थोपे, याद रखिए। लेकिन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जी हाँ, ये इंडिया के लिए एक बहुत क्रूशियल स्टेप रहा है अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि इसके बिना इक्वालिटी लाना इंडिया में बड़ा मुश्किल था। इसके बाद जस्टिफिकेशन, यही जो मैंने बताया, जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है कि पुराने समय से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रेजुडाइसेस, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, तो एकदम से इन्हें हम कंपटीशन में नहीं उतार सकते कि अब सब बराबर है, आ जाइए चलिए जिसको जो करना है करिए, नहीं। इन्हें हमें थोड़ी ज्यादा मदद करना पड़ेगी जिससे हम एक इक्वल सोसाइटी बना पाए, और ये जरूरी है। अच्छा, लेकिन याद रखिए टाइम बाउंड होना चाहिए। अब जैसे रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रिजर्वेशन हो गया है, एक समय है जब आपको ये सारी चीजों को फिर खत्म भी करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिक्स का क्या बोलना है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो बोलते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, पहले किसी और के साथ भेदभाव हुआ, आप उनको रिजर्वेशन देकर आप बाकी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। फिर ये भी कहना है कि रिजर्वेशन देकर आप खुद ये बोलते हो कि सोसाइटी में लोग अलग अलग लेवल्स पर हैं, तो ये चीज तो और इन चीजों को बढ़ावा देती है। और साथ में फिर ये भी बोलते हैं कि आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, आपने किसी को रिजर्वेशन दे दिया किसी को नहीं दिया। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है, क्रिटिक्स के ये सारे ओपिनियन निकल कर आते हैं कि सबको आपको सही ट्रीटमेंट देना है तो रिजर्वेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। ये डिबेट बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो तो मिल्स जी की हमने डिबेट वाले उसमें देखा हुआ था कि कोई भी अगर ट्रुथ है तो उस पर डिबेट होती रहना चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है। अगर हम डिबेट वगैरह नहीं करेंगे तो फिर तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। पॉलिटिकल थियरी बुक सबसे खूबसूरत बुक है 11th क्लास की, अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो। ये डिबेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट यही निकल कर आता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आप सिंपल मानकर चलिए कि कोई ऐसा है जिसके दादाजी भी स्कूल में पढ़े, पिताजी भी स्कूल में पढ़े, वो भी स्कूल में पढ़ रहा है, और कोई ऐसा है जिसकी फैमिली में कोई कभी स्कूल ही नहीं जा पाया, तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। इस डिफरेंस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लीजिए वो जो अपनी पहली बार परिवार से पढ़ने जा रहे हैं, या वो जो बहुत ही पुअर स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो भाई उनको तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे दुनिया से। तो ऐसी पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है जो सही हो। तो अगर आप कभी भी पॉलिसीज वगैरह बना भी रहे हैं तो ये चीज याद रखिए, वो जस्टिफाई करते बनना चाहिए आपसे। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि पॉलिसीज क्यों जरूरी है, इससे सोसाइटी को क्या फायदा होने वाला है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आप करने लग गए। एक इगैलिटेरियन इक्वल सोसाइटी बनाना है और सबके लिए फेयर सोसाइटी बनाना है, तो सोच समझकर हमें सही से काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी सा चैप्टर हमारा एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, डेट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहें तो ह्यूमैनिटीज की पहली सेल्फ हेल्प बुक जो मैंने खुद लिखी है वो भी परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप टॉपर जरूर से बनेंगे। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।